मुझे अपनी बात अगर जनता को पहुंचानी है तो मीडिया के माध्यम से ही जाएगी। मैं कोई माइक लगा के सड़कों पे तो गाता नहीं फिरूंगा, मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाऊंगा। ये लोग तो मीडिया खेलना, ये भी मुझे लगता है कि कोई उचित शब्द तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि मीडिया माध्यम है तो अपनी बात मीडिया के माध्यम से आप 10 साल तक विधायक रहे, जब आप कहते हो कि पुलिस और राजनेता अगर चाहें तो कुछ नहीं हो, क्या 10 साल में अलवर शहर में क्राइम जीरो था क्या? जिन लोगों को ईद मनाने की छूट है, जिनको मुहर्रम मनाने की छूट है, उन लोगों को हिंदू धार्मिक जुलूस पर पत्थर मारना, लाठी डंडे चलाना, लोगों को घेर कर मारना, गाड़ियों को फूंकना, लोगों को जान से मार देना, इसकी भी छूट है क्या? आप बार बार उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं, हरियाणा में सरकार तो आपकी है, बीजेपी की सरकार है, आप अपनी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं, आप बार बार कह रहे हो अशोक गहलोत सरकार पे आप उंगली उठा रहे हो। जब भी मैं आपसे पूछता हूँ हरियाणा के बारे में, आप बिल्कुल बैक फुट पे आ जाते हो, आपकी वहाँ सरकार है। मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी या आपकी सरकार नाकाम हो गई? भाई अच्छा बनवारी लाल जी, लोग ये कहने लगे हैं कि एक दबंग नेता, अपनी बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाने वाले नेता बनवारी लाल सिंघल 4.5 साल तक खामोश रहे। अब चुनावी सीजन है, बनवारी लाल सिंघल घर से तो निकले हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं। दाऊद के बाद में लॉरेंस का नाम ऐसा है जो देश भर में छाया हुआ है, देश नहीं विदेश तक उसके नाम की चर्चाएं रहती हैं। हालांकि कई जगह पे कई लोगों को उन्होंने धमकी दी है, अलवर जिले में भी कई धमकियां वो दे चुके हैं। पता करने पर खुलासा ये होता है कि लॉरेंस के नाम से धमकी दी गई है, उनका सीधा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पूर्व विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल के भाई को भी धमकी मिली है लॉरेंस के नाम से। क्या कुछ मामला है विधायक साहब? ये मुझे लगता है आजकल जिस प्रकार से नई युवा पीढ़ी को बड़े शौक हैं और उनके परिवार के संसाधनों से उनके शौक की पूर्ति हो पाना संभव नहीं है, तो ये अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। और अब चूंकि आप देख रहे हैं पुलिस के पास नफरी भी कम है, संसाधन भी कम है, और कुछ राजनीतिक दखल अब वर्तमान शासन में ऐसा हो गया है कि जरा सी बात पर राजनेता बिना ये जाने कि कौन अपराधी है और कौन सही है, लोगों के लिए तत्काल फ़ोन कर देते हैं, उससे वो छूट जाते हैं, तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और ये घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे परिवार में भी 24 अप्रैल को पहली एक चिट्ठी आ गई, हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने 1 महीने तक उसकी वॉचिंग की, और वॉचिंग करने के बाद फिर पुलिस भी और हम भी, जब 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो हम लोग शिथिल हो गए। इसके बाद 28 जुलाई से दोबारा से उस घटना को हरा करके वही लोग फिर टेलीफोन करने लगे और टेलीफोन करके 20 लाख की मांग करने लगे। नहीं देने पर मेरे भतीजे को, मेरे छोटे भाई के बेटे को मारने की, मेरे छोटे भाई को धमकी देने लगे। हमने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके लोकेशन निकाल के, उनकी टावर लोकेशन निकाल के उनको पकड़ा है। पकड़ने पर पता लगा एक लड़का चांदूकी का मेव है लादेन और एक संजय जाटव है तिजारा का। इन लड़कों को पकड़ने पर उनके हाथ में महंगे मोबाइल और उनके महंगे परिधान ये बताते हैं कि वो महंगे शौक पालने के आदी हो गए हैं। इसी के कारण से शायद वो ऐसे परिवार जहाँ से उनको पैसा मिल सकता है उन परिवारों पर हाथ रख रहे हैं। अभी परसों एक मार्बल व्यवसायी को 3 दिन पहले धमकी आई थी। मेरे परिवार में तो ये प्रकरण 3 महीने पहले हुआ था, उसके बाद फिर 3 महीने बाद एकदम से इस घटना को कारित करने की दिशा में वो लोग चले हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, चूंकि कानून हाथ में लेने की ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा कोई विचार है, लेकिन ऐसे लोगों को सिखाना समझाना ये मेरी जिम्मेदारी भी है। लोगों ने मुझे नेता भी बनाया और नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है। मैंने तो पुलिस को भी कहा था कि अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से पता लग जाए कि ये कौन लोग हैं तो मैं आपको खुद ही पकड़ कर ला के दे दूंगा, क्योंकि समाज में इस प्रकार के समाज कंटकों से हमारे समाज असुरक्षित होता है। ये जो लोग हैं जो इस तरह का पैसा कमाकर अपने शौक पूर्ति कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से समाज की बहन बेटियों के साथ भी गलत व्यवहार करने की कोशिश करते होंगे। आज समाज में इस प्रकार की विकृतियों को, इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकना ये बहुत आवश्यक है। मैं इसकी निंदा करता हूं। साथ में अलवर पुलिस को धन्यवाद करते हुए, एसपी साहब सहित उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहता हूं कि 3 महीने पहले तत्कालीन समय में जो लड़का अब गिरफ्तार हुआ है 3 महीने पहले भी वही था। अगर उसके साथ उसी टाइम सख्ती हो जाती तो इतनी बड़ी घटना या इस प्रकार से उसको दोबारा से ये इस स्थिति तक पहुंचने की कोई स्थिति, अभी तो मुझे ये और लगता है कि उसने हो सकता है इस 3 महीने में कुछ और लोगों को भी अपना शिकार बनाया होगा। इसकी भी सख्ती से उससे पूछताछ की जानी चाहिए और उसको निश्चित तौर पर आजीवन जेल में रखने का कानून सम्मत तरीका प्रस्तुत करना चाहिए। आपने कई चीज़ें कही क्राइम के बारे में, सरकार के ऊपर आपने उंगलियां उठाई। कल आपका एक प्रदर्शन भी था जयपुर में,
क्या आपको लगता है कि सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ऐसे मामलों में, या सरकार क्राइम को बढ़ावा दे रही है, सरकार बलात्कार को बढ़ावा दे रही है क्योंकि आपकी मुहिम चली हुई है नहीं सहेगा राजस्थान? देखिए, सरकार कोई भी ना बलात्कार को बढ़ावा देती है, ना किसी और घटना को बढ़ावा देती है। सरकार अगर बढ़ावा देती है तो ये जो अपराध करके निकलने वाले लोग हैं उनको बचाकर इन घटनाओं में बढ़ावा देती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी घटना को कारित करता है तो उस घटना को कारित करने वाले की नेता अगर मदद नहीं करें तो इन घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगती है। जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश में, चाहे असम में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री एक कठोर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, कठोर कार्रवाई में ला रहे हैं। अगर इस प्रकार से राजस्थान में हो जाए, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो बलात्कारियों का मामला हो, चाहे इस प्रकार की धमकी देने वालों का मामला हो, अब इस लड़के की जैसे जांच पड़ताल हुई है और इस लड़के का नाम सामने आया, इसके सारे साक्ष्य हाथ में आ गए, ऐसे लोगों के मकानों को गिराने का अगर काम हो जाए तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ राजस्थान में इन अपराधों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन 4-6 महीने, 2 महीने, 20 दिन जेल में रह के आ जाते हैं, जेल में भी आनंद कर लेते हैं क्योंकि वहाँ जेलों में भी आप देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था है। इसके बाद ये लोग दुर्दांत आतंकवादी और खतरनाक अपराधी बनते हैं। मेरा ये कहना है, अगर पुलिस चाहे और राजनेता चाहें तो कोई अपराध ऐसा नहीं है जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। आप 10 साल तक विधायक रहे, जब आप कहते हो कि पुलिस और राजनेता अगर चाहें तो कुछ नहीं हो, क्या 10 साल में अलवर शहर में क्राइम जीरो था क्या? ऐसा है, अलवर में क्राइम जीरो नहीं था, लेकिन हमने किसी भी क्रिमिनल को बचाने की दिशा में एक दिन भी किसी पुलिस अधिकारी को या कर्मचारी को कभी फ़ोन नहीं किया। अगर किसी क्रिमिनल ने किसी भी तरीके से हमसे संपर्क साधने की कोशिश की होगी तो हमने तत्काल उसको बिल्कुल सीधा सा जवाब दिया, चाहे उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन क्राइम को कभी बढ़ावा नहीं दिया। और आज का जो क्राइम रेट है ये अलवर में कभी नहीं रहा। मैं आपको अपनी अगर बात करूं, मैं 10 साल तक विधायक था, मैंने डायरेक्ट गुंडों से सीधा टकराव मोल लिया। मुझे लगता था कि ये मुझ पर हमला भी कर सकते हैं, मुझे किसी भी प्रकार से चोटिल भी कर सकते हैं। इस बात की चिंता किए बिना पूरी रात मैंने गश्त भी किए हैं, पूरी रात जनता को संभालने के लिए मैं घूमता भी था। रोड लाइट फ्यूज है तो उसका जवाब भी सरकार से मांगता था, जनता से मांगता था। अगर अपराध होता था तो चाहे पुलिस थाने में जाना हो या घटना स्थल पर जाना हो, मौके पर पहुंचता था। किसी व्यक्ति की मदद करनी है तो मैं तत्काल पहुंचता था। अपराध का जो रेट था अलवर का वो बहुत कम था। आज जिस प्रकार से वर्तमान राजनेता इन अपराधियों को मदद करके इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अगर ये लोग सोच लें तो ये क्राइम रेट बहुत जल्दी नीचे आने में देर नहीं लगेगी। आपका सीधा आरोप यहाँ के नेताओं पर, पुलिस प्रशासन पर है। एक आप हिंदूवादी राजनीति करते हैं, कट्टर हिंदुत्व की आपकी छवि है। आपके राज्य, क्योंकि अपन जहाँ है वहाँ से हरियाणा बॉर्डर बहुत नज़दीक है, वहाँ पे बड़ा गहमा गहमी का माहौल है, धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट बंद है, कई लोगों की मौतें हो गई है वहाँ पे। उस प्रकरण पे आप क्या कहेंगे? किन किन लोगों की गलतियाँ हैं ये? मेरा ये कहना है, जिन लोगों को ईद मनाने की छूट है, जिनको मुहर्रम मनाने की छूट है, उन लोगों को हिंदू धार्मिक जुलूस पर पत्थर मारना, लाठी डंडे चलाना, लोगों को घेर कर मारना, गाड़ियों को फूंकना, लोगों को जान से मार देना, इसकी भी छूट है क्या? अगर आप अपने त्यौहार मना रहे हो और हम लोग उसमें कोई छेड़छाड़ हिंदू लोग नहीं कर रहे, तो आपको भी हिंदू धार्मिक त्योहारों पर कोई छेड़छाड़ करने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। 1947 में जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, हिंदू लोग हिंदुस्तान में रह गए थे, मुस्लिम लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, लेकिन उस दौरान भी कुछ धार्मिक सहिष्णुता के कारण से जो लोग हिंदुस्तान में रहे वो इस शर्त पर रहे कि हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहेगा और हम सब लोग यहाँ आराम से एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। अब संख्या बल को बढ़ाकर आज अगर आप देखेंगे तो जो नूह जहाँ घटना हुई है वहाँ 90% आबादी मुसलमानों की हो गई है, हिंदू वहाँ से पलायन कर गए। और इस घटना के बाद मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 10% जो हिंदू वहाँ बचा हुआ है वो भी वहाँ अब नहीं बचेगा। 100% पाकिस्तान से भी खराब स्थिति वहाँ आप देखने को मिलेगी आपको। और हरियाणा में, मेवात में अधिकतम गांव हिंदुओं से खाली हो चुके हैं। राजस्थान में भी अगर आप देखेंगे तो जो मेवात है इसमें ऐसा भय का माहौल है कि लोग अपने घरों को छोड़कर, ज़मीन को छोड़कर, दुकानों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मेवात को आइसोलेट करना, वहाँ से हिंदुओं का पलायन करवाना, ये एक सोची समझी रणनीति है। उनकी ज़मीनों पर कब्जे करना, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करना, ये सब कहाँ किसी भी तरह से उचित नहीं ठहरा है। ये किस तरीके से रोका जा सकता है? इसके लिए सरकार सबसे बड़ा उपाय है। सरकार अपराधियों को और इस प्रकार की घटना कारित करने वाले लोगों के साथ उत्तर प्रदेश जैसा व्यवहार करे
वहाँ बड़े से बड़े गैंगस्टर जिनके नाम से लोग सो जाया करते थे, उन लोगों को भी जमींदोज करने का काम वहाँ के मुख्यमंत्री ने करके आपने आम जन में विश्वास उत्पन्न करने का काम किया है। राजस्थान की सरकार को भी सबका साथ सबका विकास, यानी हिंदू और मुसलमान अगर बराबर होंगे, अगर हिंदू गुंडागर्दी करता है तो उसको जमींदोज किया जाए, और मुसलमान गुंडागर्दी करता है तो उसको भी जमींदोज किया जाए, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए, तभी इस राजस्थान से अपराध को समाप्त किया जाए। आप बार बार उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं, हरियाणा में सरकार तो आपकी है, बीजेपी की सरकार है, आप अपनी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। देखिए, मेरा किसी सरकार को ना बचाने का काम है, ना किसी सरकार पे उंगली उठाने का काम है। मेरा ये कहना है, जो घटना हुई है उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कल बयान आया, बहुत बड़ा बयान है, मैंने उसको शेयर भी किया है। उन्होंने कहा है कि 5 लोग वहाँ मारे गए, ऐसी सूचना मिली है। जो लोग घायल हुए उनको, जो मारे गए उनको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, और जिन लोगों ने घटना कारित की उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस मेवात में ये घटनाएं कारित हो रही हैं, उस मेवात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वहाँ के एक विधायक मामन खान ने मोनू मानेसर के नाम को लेकर जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर बयान दिया है, वो मेव समाज को उकसाकर हिंदुओं पर हमले करने के लिए पर्याप्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, मैं कोई हरियाणा का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं हरियाणा का कोई विश्लेषण कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, अपनी जीवट को बढ़ाइए, अपने उत्साह को बढ़ाइए, और हिंदू मुसलमान कोई भी अपराधी है उसके साथ एक समान कानून से निपटिए, और जो कुछ भी गुंडागर्दी कोई कर रहा है उसको जमींदोज करने का काम करिए। हरियाणा सुरक्षित हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, आप बार बार कह रहे हो अशोक गहलोत सरकार पे आप उंगली उठा रहे हो। जब भी मैं आपसे पूछता हूँ हरियाणा के बारे में, आप बिल्कुल बैकफुट पे आ जाते हो, आपकी वहाँ सरकार है। मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी या आपकी सरकार नाकाम हो गई? भाई, हम हरियाणा की सरकार के बारे में क्या जानते हैं? हमने कोई हरियाणा में जाकर ऑफिस खोल रखा है? आपने हरियाणा की सरकार के बारे में नहीं जानते, लेकिन जब एग्जाम्पल की बात आती है आप यूपी से उठा के लेके आते मैं हो। आपको यही बताना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की घटनाओं को भी हम देख और सुन रहे हैं, हरियाणा की घटनाओं को भी हम देख और सुन रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में हम रह रहे हैं, यहाँ सालासर में मंदिर का द्वार तोड़ा जाता है, यहाँ राजगढ़ में एक 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा जाता है, यहाँ टोंक में हिंदुओं के जुलूस पर रामनवमी पे हमले किए जाते हैं। जिस प्रकार की ये घटनाएं रोजाना हो रही हैं, इन घटनाओं को हम रोजाना देख और सुन रहे हैं। राजस्थान में देख रहे हैं और राजस्थान से बाहर सुन रहे हैं। जहाँ का जैसा वातावरण हम सुन रहे हैं उसको आगे हम लोग, माउथ मीडिया है, हम लोग भी वैसा कहते हैं। हरियाणा में जो आप कह रहे हैं, हरियाणा में सरकार भाजपा की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हरियाणा की सरकार भाजपा के होने के बाद भी अगर मेवात में भय है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, भय मुक्त वातावरण देने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो वो करिए। राज करने के मौके और आपको अपना जो बल है उसको दिखाने के मौके रोज नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश को, असम को, मध्य प्रदेश को लोग ये कहते थे इनको कोई नहीं सुधार सकता, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में तो लोग ये कहते थे कि अब तो भगवान नहीं सुधार सकते। एक छोटे से कद के लेकिन बहुत बड़ी जीवट के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उस उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई है कि आज अपराधियों के आने वाली पीढ़ियां भी खौफ से सो जाती हैं। वहाँ डर लगता है, क्योंकि उन्होंने उनको, जिनके नाम से पूरा इलाका चलता था, एरिया चलता था, उन सब लोगों को अपराध की लाइन से हटाकर उनको बेहतर हूरों के पास भेजने का काम कर दिया। और अब उनकी जो बाकी पीढ़ियां हैं वो भी शायद अगर उस लाइन पर जाएंगी तो वो भी बेहतर हूरों के पास ही जाएंगी। अच्छा बनवारी लाल जी, लोग ये कहने लगे हैं कि एक दबंग नेता, अपने बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाने वाले नेता बनवारी लाल सिंघल 4.5 साल तक खामोश रहे। अब चुनावी सीजन है, बनवारी लाल सिंघल घर से तो निकले हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अलवर में, उनको काम करने के पूरे अवसर हैं। मुझे उनको किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे लगता है विपक्षी विधायक होते तो मैं अपने मैदान में लगातार दौड़ रहा होता। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार वो काम कर रहे हैं। अब जनता उनसे अपनी बात, दुख दर्द को कहे, उनसे समाधान प्राप्त करे। मेरी ड्यूटी अभी 2 साल से पिछले भरतपुर में प्रभारी के रूप में लगी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री जी का, हमारी पार्टी के पीयूष गोयल जी वाणिज्य उद्योग मंत्री का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का, सतीश पूनिया जी का, यानी आप ये मानिए देश के अधिकतम नेताओं के दौरे, क्योंकि पूरा संभाग हमारे पास आज भाजपा के पास नहीं है, सबके दौरे वहाँ हो रहे हैं। लगातार मेरा प्रवास भी रहता है। और फिर मेरा ये मानना है कि जब मेरे पास 10 साल का समय था तो मैंने खूब खुलकर आम जनता के हित के लिए काम किया। किसी भी मोर्चे पर किसी ने मुझको गायब पाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो काम करें, मैं क्यों रोजाना उनके काम में टंगड़ी फंसाता फिरूं। जहाँ तक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मुझे अपनी बात अगर जनता को पहुंचानी है तो मीडिया के माध्यम से ही जाएगी। मैं कोई माइक लगा के सड़कों पे तो गाता नहीं फिरूंगा, मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाऊंगा। ये लोग मीडिया खेलना, ये भी मुझे लगता है कि कोई उचित शब्द तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि मीडिया माध्यम है तो अपनी बात मीडिया के माध्यम से ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, बड़ी बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।